गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि ग्राफ का ही एक टाइप है। अभी तक हमने जो ग्राफ के टाइप पढ़े हैं उसमें से हमने पढ़ा है बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? बार ग्राफ पढ़ा, डबल बार ग्राफ पढ़ा और हिस्टोग्राम पढ़ा। बार ग्राफ के अंदर क्या पढ़ा हमने? तो देखिए, बार ग्राफ आपको क्या बताता है। इस तरह से हमने बार ग्राफ पढ़े हैं। तो बार ग्राफ है इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपने जो भी डेटा कलेक्ट करा है उस हर एक ऑब्जर्वेशन की आपको मतलब इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन देता है। सपोज हम बात करते हैं कि क्लास टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्लास टेस्ट हुआ है, उसके अंदर मार्क्स आए हैं बच्चों के 10 मार्क्स का था, ठीक है। तो उसके अंदर हम जब लिखते हैं कि 5 मार्क्स वाले हैं वो इतने, ये 5 हम लिखते हैं 5, ये 10 और ये 15, ठीक है। तो ये 5 का मतलब है कि ये सिर्फ 5 मार्क्स हैं। जिन बच्चों को आए हैं वो ये इतने स्टूडेंट हैं। जिनको 10 मार्क्स आया है वो ये बच्चे हैं और जिनको 15 आया है वो ये बच्चे हैं, ठीक है। अब 6 वाले, 7 वाले, 8 वाले, 11 वाले, 12 वाले वो बच्चे नहीं है, उनका अलग से ग्राफ होगा, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या है? इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन देता है आप लोगों को। लेकिन ऐसे ही अगर हम डबल बार ग्राफ की बात करेंगे तो डबल बार ग्राफ क्या करता है? डबल बार ग्राफ हमारे पास एक ही टाइप की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। यानी कि एक ही डेटा के जब 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं, सपोज आपके पास 8th क्लास के बच्चे हैं, 8th क्लास के बच्चों को ही 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो उन दोनों क्लास के बच्चों का जो डेटा है उसको एक साथ अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? उसके लिए हम डबल बार ग्राफ, यानी कि एक ही डेटा है उसको जब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और उन दोनों ग्रुप्स को आपको एक साथ प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम डबल बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे देख लीजिए, आप मान लो आपके पास 8th सेक्शन है, 8th के 2 सेक्शन बना दिए, सॉरी 8th क्लास है उसके 2 सेक्शन बना दिए, यानी कि डेटा एक ही था, उसके 2 ग्रुप डिवाइड कर दिया, 8th A एंड 8th B, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट होंगे, इसके अंदर भी कुछ स्टूडेंट होंगे। मान लो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ, फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर जब हम ग्राफ प्लॉट करें कि ये बच्चे हैं 8th A के, ये बच्चे हैं जिनको 50% मार्क्स लेके आए। 50% मार्क्स, मान लो इधर पे ये एक हमारा स्केल है, ये लो, ये है 5, 10, 20, 30, 40, मान लो 40 की स्ट्रेंथ है दोनों सेक्शंस के अंदर। तो यानी कि 50% वाले बच्चे जो 8th A के अंदर है, मान लो मैं इस 8th A को ऐसे, इस वाले ग्राफ, ये 8th A को डिनोट कर रहा है और ये जो प्लेन ग्राफ है ये 8th B को, ठीक है। तो 8th A के अंदर जो बच्चे हैं जिनको 50% मार्क्स आया है वो स्टूडेंट हैं कितने? 30। और मान लो 8th B के अंदर जिनको 50% मार्क्स आए हैं वो 20 बच्चे हैं, तो ये हो गए 20। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि फिर 60% वाले जो बच्चे हैं 8th A के अंदर वो 20 हैं, और जो 8th B के अंदर जो बच्चे आए हैं वो भी मान लो आपके पास 15 है, तो ये हो गया 15 का। आप 70% वाले की बात कर लेंगे। 70 वाले मान लो 8th क्लास के 8th A सेक्शन के अंदर है, वो 35 स्टूडेंट हैं जिनको 70% मार्क्स आया है, ये 8th A वाले बच्चे। 8th B में मान लो ऐसे 20 ही बच्चे हैं जिनको 70% मार्क्स आया है। तो ये क्या है आपके पास? डेटा एक ही है, उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और उन दोनों ग्रुप को हमें एक साथ कंपेयर करना है। अब देखो, वरना क्या करते आप यहाँ पे एक ग्राफ बनाते 8th A वाले बच्चों का,
यहाँ पे बनता अच्छा ये 50% वाले हैं, ये 60% वाले हैं, ये 70% वाले हैं। ठीक, ये 8th A का हो गया डेटा आपके पास। फिर आप एक ग्राफ प्लॉट करते 8th B के बच्चों का। अच्छा, ये 50% वाले इतने हैं, 60% वाले इतने हैं, और ये 7। फिर इनको कंपेयर करना क्या है, आप एक बार इसको देखेंगे, एक बार इसको देखेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। ये क्या है, आपको एक ही नज़र में, एट ए ग्लांस, यानी कि एक ही नज़र में आप दोनों डेटा को कंपेयर कर सकते हो। अच्छा, 50 वाले 8th B के अंदर तो 20 ही बच्चे हैं और इसके अंदर 30 हैं, इसके अंदर 20 है, इसके अंदर 15 है। तो यहाँ पे डबल बार ग्राफ है आपकी हेल्प करता है, यानी कि एक ही डेटा को जब दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे और बताया था आपको कि मान लो फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की अगर बात करें, फुटबॉल के अंदर भाई गर्ल्स भी खेलती है, बॉयज भी खेलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें कि फुटबॉल में जो स्पोर्ट्स में है, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए आपके, ये वही हो गया 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें कि भाई बॉयज हैं फुटबॉल वाली, ये फुटबॉल लो, ये क्रिकेट ले लो, ठीक है, बैडमिंटन ले लो बी से। तो बॉयज की अगर हम बात करें कि भाई 10 बॉयज हैं उनको फुटबॉल पसंद है और 15 गर्ल्स हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्रिकेट की बात करें तो मान लो जो क्रिकेट है वो 20 लड़कों को पसंद है, लड़कियां हैं उनको 10 गर्ल्स हैं उनको ही पसंद है। तो जब एक ही डेटा के दो ग्रुप बना दिए जाते हैं और उन दोनों ग्रुप को हमें एक ही साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो हम उसके लिए डबल बार ग्राफ का यूज करते हैं। उसके बाद बात हुई थी हिस्टोग्राम की। तो जब आपके पास डेटा है, आपको इंटरवल्स में दिया जाएगा, तो उस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा इंटरवल्स के अंदर अवेलेबल है उसका अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो वो आपका ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के जो बार्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। उसके बाद फिर इसी में नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई ग्राफ। पाई ग्राफ बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं इसको, या सर्कल ग्राफ भी बोलते थे। सर्कल ग्राफ क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है सर्कल की फॉर्म में बनता है, इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, इसलिए इसका को सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं। पाई चार्ट किस लिए बोलते हैं वो अभी हम बताएंगे। तो देखिए, पाई ग्राफ का यूज कहाँ होता है और ये क्या बताता है आपको। तो पाई जो चार्ट होता है या पाई ग्राफ है, ये इसके इस पूरे सर्कल और इस सर्कल के जो पार्ट्स हैं उनके बीच का रिलेशन आपको बताता है। पाई ग्राफ आपको देखिए क्या बताता है, पाई ग्राफ होल और इसके पार्ट्स के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए, मैं ले रही हूँ सिंपली कि मान लो हमारे स्कूल के अंदर जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की, वो सपोज मान लो कि 2000 स्ट्रेंथ है बच्चों की पूरे स्कूल के अंदर। 8th क्लास के अंदर मान लो बच्चे हमारे पास हैं, कितनी स्ट्रेंथ है आप लोगों की आई डोंट नो, 80 मान लीजिए आपकी 8th क्लास के अंदर 80 बच्चे प्रेजेंट हैं। तो देखिए इस होल का कितना पार्ट 8th क्लास के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि 2000 का कितना हिस्सा 8th क्लास के अंदर मौजूद है बच्चों का। तो वो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप देखिए उसको ग्राफ पेपर पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लीजिए पहले तो 8th क्लास में कितना पार्ट है टोटल स्टूडेंट का। तो देखो 8th क्लास के अंदर बच्चे कितने हैं 80, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 2000, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 8 5 जा 40, तो 1/25 हो गया। यानी कि 1/25वां भाग अगर हिंदी में बात करें तो यानी कि 125th पार्ट है वो आपका प्रेजेंट है 8th क्लास में। अब आप उसको बोले कि इसको डायग्रामेटिकली या इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा,
पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा आपका सर्कल ग्राफ, या इसको पाई चार्ट बोल देते हैं या पाई ग्राफ बोलते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है, ठीक, और इसके अंदर जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो कितना 120। तो बताओ इस सर्कल का 125th पार्ट कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए आप बोलोगे कि इस सर्कल को 25 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इसका जो 1 पार्ट होगा वो ही कौन सा हो जाएगा 125, ठीक है, वो 125 हो गया। फिर अगर आपको बोले कि 6th क्लास के अंदर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो है 100, ये 8th का है, ठीक है। देखो मैं आप बता रही हूँ, आप बोलोगे कि 125 है, आप बोलोगे कि मैम इस सर्कल को 25 इक्वल पार्ट्स में बांट लीजिए। तो बेटा 25 इक्वल पार्ट्स में भी हम पहले बांटेंगे कैसे, ये तो सर्कल है, कोई रेक्टेंगल या उस तरह से मेजरमेंट नहीं है कि इसको इक्वल 25 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करें। फिर मान लो आपको बोले कि 6th क्लास के अंदर 100 स्ट्रेंथ है, तो 6th क्लास के अंदर कितना भाग प्रेजेंट है टोटल स्टूडेंट का, वो है 120। तो आप 120 पार्ट को कितना बताओगे कि सर्कल का कितना पार्ट है, वो 120 है। तो उसके लिए हमें तो ये जो रिलेशन बताता है, पाई चार्ट बताता है कि पूरा और इसके पार्ट्स के बीच का जो रिलेशन। देखिए पाई चार्ट के अंदर आपको जो वो रिलेशन मतलब रेशो देता है एक तरह से। ये 1/25 क्या है, रेशो बता रहा है, प्रपोर्शन है होल का और पार्ट का, ठीक है। होल और पार्ट का क्या है, प्रपोर्शन बताता है। लेकिन बार ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कैटेगरीज को कंपेयर कर लेते हैं। अब इसके अंदर देखिए, अब हम इसको रिप्रेजेंट 125 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस सर्कल के अंदर कि कितना भाग है वो इस सर्कल का हमारे पास होगा। तो देखो इस सर्कल का कितना भाग 1/25 आ गया आपके पास। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से। क्यों, क्योंकि देखो सर्कल एक कंप्लीट सर्कल है, तो इसका ये वाला पूरा जो कंप्लीट एंगल होगा ये कितना होगा 360। तो ये एंगल, इसका जो एंगल आएगा वही एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा 8th क्लास के बच्चों का पार्ट, यानी कि 125th पार्ट वही रिप्रेजेंट करेगा आपका। तो देखिए आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 5 जा 25 और यहाँ से हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। फिर हम इसको करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 5 फिर अगेन 5 4 जा, तो 14.4, ये 14.4 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है, उसका एक रेडियस लगा लेंगे और उसके बाद प्रोटेक्टर की हेल्प से 44.4 है वो एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे 44.4 एंगल आ गया, उतना जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है 8th क्लास के स्टूडेंट को, यानी कि इस पूरे सर्कल का इतना सा भाग। अगर इस पूरे सर्कल को हम मान लें, इस पूरे सर्कल के अंदर मान लो 2000 स्टूडेंट है, तो इतना सा जो पार्ट है वो 8th क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि जब आपको होल का जो पार्ट है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, उसके लिए हम हेल्प लेंगे पाई चार्ट की या पाई ग्राफ की। पाई ग्राफ पाई चार्ट क्यों बोला गया है, देखो इसका अगर ये वाला जो पार्ट है ये अगर हम बाहर निकालें तो इस तरह का बनता है। तो इसकी जो शेप होती है वो एप्पल पाई जैसी होती है, ठीक है, जो एप्पल पाई होती है जो क्रिसमस पे बनती है, तो उसकी शेप जैसी होती है, इसलिए इसका जो नाम है वो पाई चार्ट है वो रखा गया है। तो देखिए इसके अंदर आपके पास ये एक बुक के अंदर पाई चार्ट गिवन है, एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गेम बाय द स्कूल। इससे हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये सर्कल या पाई चार्ट है, यानी कि देखो ये स्कूल है वो क्रिकेट पे तो इतना खर्च कर रहा है, इतना जो पार्ट है मतलब इतने पैसे वो हॉकी पे खर्च कर रहा है, इतना सा जो पार्ट है वो फुटबॉल पे खर्च कर रहा है, इतना पार्ट है वो टेनिस पे खर्च कर रहा है और इतना है वो कर रहा है बास्केटबॉल पे, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किस पे खर्च हो रहा है, किस पे एक्सपेंड कर रहे हैं, क्रिकेट पे। क्योंकि देखो जितना ज्यादा पार्ट होगा, एंगल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा।
सबसे कम आपको इस ग्राफ की हेल्प से आप देख के बता सकते हो कि सबसे कम है वो किस पे खर्च हो रहा है, फुटबॉल पे खर्च हो रहा है। तो पाई चार्ट आपको क्या बताता है कि जो टोटल का इसके अंदर कितना पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो ये आपको बोले ये इतना, मान लो आपका कितना हो गया 50%, तो मान लो ये 40% है, तो क्या होगा आपको, ये मान लो आपका 20% है, ये मान लो 30% है, 40, और ये कितना हो गया 70, सॉरी 4, ये मान लो आपका 20 है, और ये आपका 15, और ये 15, और ये हो गया 10, तो टोटल 100 हो गया। तो देखो 40% है कि जितना भी पैसा आ रहा है उसका 40% तो क्रिकेट पे भी खर्च कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसका 20% है वो टेनिस पे खर्च हो रहा है, और हॉकी और बास्केटबॉल पे अगर हम बात करें तो दोनों पे 15-15 बराबर, फुटबॉल पे सबसे कम फंडिंग हो रही है। तो ये इसने रिप्रेजेंट कर दिया है, बताने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, ये ग्राफ ही अपने आप में आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो दे देता है। आज इतना ही, बाकी कल इस पे अगर और लगेगा या कैसे ड्रॉ करेंगे हम पाई चार्ट को, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बाद आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये तो देखिए कि पाई चार्ट आपको बताता क्या है, इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपसे इजीली हो जाएंगे, इजी टॉपिक है। पाई चार्ट बस इतना कि आपको होल और पार्ट्स के बीच का अगर रिलेशन बताना है, शो कराना है और रिप्रेजेंट करना है कि पूरे में और इसके पार्ट्स में क्या रिलेशन है, कैसे शो करें, तो वो हम पाई चार्ट की हेल्प से शो करते हैं। जैसे मान लो जब असेंबली में बजट पेश किया जाता है कि इतने पैसे हैं या टोटल जो हमारी फंडिंग है उसका इतना % हम एजुकेशन पे, इतना हेल्थ पे खर्च करेंगे, इतना स्पोर्ट्स में खर्च करेंगे, तो वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो पाई चार्ट की हेल्प से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।